Hi dear student, welcome to one more video of the chapter Scalars and Vectors। वैसे इस सीरीज में देखा जाए तो इस चैप्टर का ये 5वां वीडियो है। एनसीईआरटी के बुक में सेम चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। इस चैप्टर में हम कई सारे कंसेप्ट को अब तक पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी टाइप पढ़े हम लोग, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी के कई सारे टाइप देखे, आगे उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एनालिटिकली कैसे करते हैं, अलजेब्रिकली कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं, इसको भी हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में या कंपोनेंट के फॉर्म में एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। देखिए, स्केलर्स का प्रोडक्ट, स्केलर यानी कि नंबर का प्रोडक्ट करने की मेथड तो हमने माइट भी सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ी है। जैसे मैंने लिखा व्हाट इज 3 जस्ट नंबर, खाली मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसको हम लोग स्केलर भी बोल सकते हैं। 5 भी एक स्केलर है। इनका मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका हम ऑलरेडी जानते हैं, आंसर भी जानते हैं और कई सारी प्रॉपर्टीज भी जानते हैं। लेकिन वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज आवर टारगेट। समझने के पहले हम थोड़ा सोचते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इनफैक्ट थोड़ा पहले सोच लेते हैं। अगर आप यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट पढ़ोगे अपने नोट्स में, तो लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी स्केलर और वेक्टर अकॉर्डिंग टू दैट इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अगर तुम्हारा आंसर, मान लो आपको मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी दे दिया, कुछ भी हो सकता है, मान लो ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसको मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। पी मैंने और एक वेक्टर क्वांटिटी दे दिया, जाहिर है इसको भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अब दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो आने वाला आंसर भी अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे आपको पता है एरिया क्या होता है, अगर मैं ट्रायंगल की एरिया की बात करूँ तो 1/2 बेस इंटू हाइट। एक तरह से लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो एरिया मिला। एक फिजिकल क्वांटिटी को मैंने दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आई। अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज वेलोसिटी, आपका आंसर आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। या मैंने पूछा व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी इनटू टाइम। ऐसी केस में भी यहाँ पे देखो, दो वेलोसिटी मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अपने आप में एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सिंपल चीज़ है। अब जब तुम दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या क्या आ सकता है, इसकी सारी पॉसिबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्केलर क्वांटिटी दी जिसको कोई डायरेक्शन नहीं है, दूसरी भी स्केलर क्वांटिटी है, नेचुरली इसको भी डायरेक्शन नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आता है वो यूजुअली स्केलर क्वांटिटी ही होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इसके बारे में कोई चिंता है नहीं। और अपना नॉर्मल जो अलजेब्रा है जिससे आज तक हम कैलकुलेशन करते आए, उसी से हम लोग इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन अपने नॉर्मल तरीके से आता है। मैंने कहा एक स्केलर है लेकिन एक वेक्टर है, इसका आंसर क्या आएगा। तो एक तरह से वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बस बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है, व्हाटएवर में भी इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप इधर समझ सकते हो, ये उसकी मैग्नीट्यूड है और एरो आपको डायरेक्शन भी बता रहा है। चाहे तो आप उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ के एंगल को भी निकाल सकते हो, ये उसका डायरेक्शन होगा। अब मैंने कहा कि इस वेक्टर को मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लीजिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट यू विल गेट, you get a vector in the same direction whose magnitude is 3 times of that, so it will become suppose 3a bar। तो किसी स्केलर से अगर मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँगा तो यू विल गेट अ वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड खाली इतने नंबर टाइम बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स इंक्रीज डिक्रीज वॉट एवर मे बी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एस। जैसे फॉर एग्जांपल एस 1 है तो वैल्यू सेम आएगी, जितनी पहले थी उतनी रहेगी। एस की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे 2 है तो डबल हो जाएगा मैग्नीट्यूड, 5 है तो 5 टाइम हो जाएगा। बट इफ एस इज लेस देन 1, मान लो इसकी वैल्यू हाफ है तो मैग्नीट्यूड आधी भी हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, उतने मल्टीपल टाइम चेंज होगा। सवाल आता है तीसरा कि अगर मैं एक वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा। ऑब्जर्वेशन दिखाता है कई सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन चेक किया जिसमें दोनों मल्टीप्लाई करने वाली क्वांटिटी
वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ केस में ऐसी क्वांटिटी आती है, आपका आंसर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको डायरेक्शन है ही नहीं, खाली मैग्नीट्यूड है, यानी कि आपका आंसर आता है स्केलर। कुछ केस में आपका आंसर आता है वेक्टर। तो आपका जो आउटपुट है, आपका जो आंसर है, दो वेक्टर क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आएगा, ये क्वांटिटी टू क्वांटिटी चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जब मैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, फोर्स को डिस्प्लेस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है वर्क, जो कि अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी, इसको कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं फोर्स को मूवमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर लूँ, अब आप पूछोगे ये मूवमेंट आर्म क्या है, तो नथिंग टू वरी, ये आगे जाके आप स्टडी करने वाले हो। तो अगर आप मान लीजिए फोर्स को मल्टीप्लाई करते हो मूवमेंट आर्म से, तो आने वाला जो आंसर है वो टॉर्क होता है, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर या तो स्केलर आएगा या तो वेक्टर आएगा। अगर मेरा आंसर आया स्केलर तो मैं उसको कहता हूँ, कहाँ भाग रहे हो बे, अच्छा उसका आंसर आएगा स्केलर, उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अगर आंसर वेक्टर आया तो उसको मैं कहूँगा वेक्टर प्रोडक्ट। अब दोनों को डिफाइन कैसे किया, दोनों को अलग अलग कैसे समझा जाए, तो ऐसी केस में हमने इसके लिए सिंबल बना दिए हैं। क्या है सिंबल, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किया, वेक्टर इनटू वेक्टर, आने वाला आंसर एक स्केलर है। तो इस केस में इन दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में खाली डॉट करने की हमारी मेथड है, मतलब ये नोटेशन दे दिया। इसको हम बोलते हैं, जिसमें आंसर स्केलर आया उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या बीच में हम डॉट कर रहे हैं इसलिए उसका ही नाम रखा है हमने डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया किसी दूसरे वेक्टर से, आंसर जो क्वांटिटी आया उसको भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि वो अपने आप में एक वेक्टर है, अलग आएगा ऑफ कोर्स। तो ऐसी केस में हम बीच में करते हैं क्रॉस, और इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो दैट्स ऑल, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हमने समझी, अंडरस्टैंड की। अब सवाल उठता है कि सर ये फाइंड कैसे करें, स्केलर प्रोडक्ट करते कैसे एग्जैक्टली। देखो नंबर मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने कहा 3 इंटू, मान लीजिए मैंने कहा 2, तो बेसिकली 3 इंटू 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार ऐड कर लो, 3 को 2 बार ऐड कर लो। अगर मैं कहता हूँ 3 इंटू 5, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे सर 3 को 5 टाइम ऐड कर लो या 5 को 3 टाइम ऐड कर लो, बराबर है कि नहीं। 3 इंटू 5 मतलब 3 टाइम 5 या 5 टाइम 3, 3 टाइम 5 तो 5 बार 3 को ऐड करो, 5 टाइम 3 तो इसका मतलब 5 को 3 टाइम ऐड करो। तो ये एक तरीका है, डेफिनेशन है, हालांकि आप लोग स्टैंडर्ड में इस तरह से नहीं पढ़े हो, लेकिन ये उसका मतलब होता है। तो उसी तरह से दो क्वांटिटी जो कि वेक्टर है, उनका आंसर स्केलर आ रहा है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली करते कैसे। देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड। मान लीजिए दिस इज सम क्वांटिटी से ए बार, दिस इज अनदर क्वांटिटी से बी बार। अगर हम दोनों वेक्टर एक ही जगह पे लेके आते हैं, सपोज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज थीटा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो कि एक स्केलर है, जाहिर है आपको डायरेक्शन नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक नंबर मिलेगा, मैग्नीट्यूड होगी, वो क्या होगा एक ही मैग्नीट्यूड। ये जो डिस्टेंस है ना, वो उसको मैं खाली ए सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और अगर आपकी बड़ी इच्छा है तो अपन मॉड ऑफ ए बार ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो a इंटू बी की मैग्नीट्यूड, ये जो दूसरा वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, जिसको सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे b, एंड इनटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू। तो इस तरह से हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब ये ऐसा ही क्यों है, इसके पीछे कोई सर्टन लॉजिक तो है नहीं, लेकिन जब आप वर्क का एग्जाम्पल देखोगे कि हाउ टू फाइंड वर्क बिटवीन बाय सम कांस्टेंट फोर्स, तो उसमें आपको एक थोड़ा लॉजिकल आइडिया आ जाएगा कि ये a इंटू बी इंटू कॉस थीटा क्यों लिखा है, और उससे आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हो, मतलब इसके एग्जाम्पल से इसकी डेफिनेशन को आप समझ सकते हो। ओके, तो होप कि आपको स्केलर प्रोडक्ट समझा है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखे रखी है, तो व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक ही मैग्नीट्यूड यानी कि ये लेंथ, बी की मैग्नीट्यूड यानी कि ये लेंथ, कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन देम। बाकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आप अपने तरीके से इसको पढ़ सकते हो। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहली वाली प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज अ स्केलर। ऑफ कोर्स हमने डेफिनेशन ही की है कि जहाँ पे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन
यानी कि उनका प्रोडक्ट एक स्केलर आता है, एक ऐसा चीज़ आता है या ऐसी क्वांटिटी आती है जिसको डायरेक्शन नहीं होता, खाली मैग्नीट्यूड होती है, उसी को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आने वाला जो आंसर है वो सिर्फ एक नंबर है, एक मैग्नीट्यूड है, उसको कोई डायरेक्शन है नहीं। यूनिट हो सकता है लेकिन उसको कोई डायरेक्शन है नहीं। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर इज एक्यूट। अब डेफिनेशन हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला है, ए बार डॉट बी बार इज ए की मैग्नीट्यूड यानी कि ए का लेंथ। देखिए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि इट इज नथिंग बट दी डिस्टेंस बिटवीन इट स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा नहीं। फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड देन कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब आप कॉस थीटा के बारे में क्या जानते हो, हम कॉस के बारे में जानते हैं कि जब एंगल थीटा इन बिटवीन 0 और 90 है यानी कि एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तब ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जाहिर है जब जब दो वेक्टर के बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री है यानी कि एक्यूट एंगल है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज एंटायर कॉस इज पॉजिटिव। व्हाट इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90, तो ये जाएगा 180, 90 से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी कि एंगल आपका क्वाड्रेंट की भाषा में बोलूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो इस वजह से ए बार डॉट बी बार आ जाएगा एक नेगेटिव नंबर, बिकॉज कॉस नेगेटिव। ओके, and negative if angle between them is obtuse, that is greater than 90 but less than 180। आगे है इट इज़ कम्यूटेटिव। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन की अगर हम नंबर्स की बात करें, मैंने आपको कहा 3 इंटू 5 क्या है, आप कहेंगे 15। मैंने कहा फिर 5 इंटू 3 क्या है, आप कहोगे 15। इट मीन्स कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन पहले है कौन बाद में, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में भी सेम प्रॉपर्टी ट्रू है। आप ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, दोनों चीज़ें सेम होती है। सिंपल लॉजिक है। मैंने कहा व्हाट इज़ ए डॉट बी, तो आप कहोगे सर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि वो जो नंबर था वो, इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। मैंने कहा कि बेटा बी बार डॉट ए बार क्या है, आप कहोगे सर बी की मैग्नीट्यूड, पहले बी है तो बी की मैग्नीट्यूड इंटू ए की मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल। अब आप जानते हो ए और बी तो नंबर है, नंबर में ए बी क्या और बी ए क्या, एक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है नहीं, तो नेचुरली ये दोनों चीज़ें भी अलग अलग है नहीं, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो ये होगी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे सादे नंबर में अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट इज ए इंटू बी प्लस सी, तो आप कहोगे सर ए इंटू बी ओके प्लस ए इंटू सी। तो एक तरह से मैंने ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, बी को और सी को। यहाँ पे ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार है, डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्या मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस। आप कहोगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इवन इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स में, इसका तकलीफ टेंशन लेने जैसे कोई बात है नहीं। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस 4 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखिए, एज बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा। मान लीजिए किसी मेथड से आपको डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी दे के रखा है, आपको ए बार और बी बार, ये जो दो वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट किसी ने दे के रखा है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो बता के रखी है। आपको साथ में ए का और बी का मैग्नीट्यूड भी बता के रखा है, मतलब मैंने आपको ए भी दे के रखा है, बी भी दे के रखा है, और क्वेश्चन मैंने किया कि बेटा फिर थीटा कितना है बताओ, व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा। तो आप क्या करोगे, पहले तो ए बी को इधर लेके आओ, तो आप बोलोगे सर ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड, उस साइड में कौन बचा, कॉस ऑफ एंगल थीटा। अगर आप चाहे तो खाली कॉस को शिफ्ट कर सकते हो, इस साइड में एंगल बचेगा, और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से खाली ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट अगर शिफ्ट करते हो, लाइक साइन को शिफ्ट करते हो तो साइन इनवर्स लिखते हैं, कॉस को शिफ्ट करोगे तो कॉस इनवर्स लिखोगे, तो ऐसा लिखोगे कॉस इनवर्स एक माइनस, ये सिंबल है बाय द वे, दिस इज नॉट पावर, दिस इज अ सिंबल। ऊपर आएगा ए बार डॉट बी बार और नीचे आएगा ए इंटू बी। ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार एंड बी बार। ठीक है, तो इस तरह से आप दो वेक्टर के बीच का एंगल भी ढूंढ सकते हैं। अब अगला चीज़ है कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली मैक्सिमम कब आता है, हम मिनिमम की भी बात कर लेंगे। चलिए अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी वेक्टर के बीच का फॉर्मूला पूछता हूँ, फॉर्मूला तो आप जानते हो ए डॉट बी इंटू कॉस। मैंने बोला बेटा ए की मैक्सिमम वैल्यू डालो, बी की मैक्सिमम डालो और कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू डालो।
ऐसे तो ए एक वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड को एक लिमिट होगा, बी एक वेक्टर है तो जाहिर है उसके भी मैग्नीट्यूड को लिमिट होगा, बट इनकी मैग्नीट्यूड की जो भी वैल्यू है वो फिक्स रख के भी आप अंदर का एंगल चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक वेक्टर से ए, ये एक वेक्टर है बी, नाउ दिस मैग्नीट्यूड इज फिक्स, ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो फिक्स है, यानी कि ए की और बी की वैल्यू फिक्स है, बट आई कैन चेंज द एंगल। आप चाहे तो एंगल कम कर सकते हो, आप चाहे तो एंगल बढ़ा सकते हो, एंड एज द वैल्यू ऑफ एंगल चेंजेस द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी विल चेंज। तो मैं कहूँगा सर फिर मुझे कॉस की सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों वैल्यू बता दो। आप बोलोगे सर सबसे बड़ी जो वैल्यू है न्यूमेरिकली नंबर के हिसाब से आती है 1, कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी कभी होती नहीं। सबसे छोटी वैल्यू अगर न्यूमेरिकली कहूँ तो वैसे -1 है, लेकिन अगर खाली नंबर लूँ वैल्यू लूँ तो 0 है। तो कॉस की वैल्यू 1 डालो तो आपको मिलेगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी। सो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी ए बी, वेयर कॉस ऑफ थीटा इज हम लोगों ने क्या ले लिया उसको 1 लिया, और ये किसके लिए होता है, ये होता है 0 डिग्री के लिए, यानी कि इस केस में दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। जाहिर है 0 कब आता है, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉस ऑफ 90 डिग्री जो है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुकी है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख के रखी है कि मिनिमम जो वैल्यू होती है डॉट प्रोडक्ट की वो 0 होती है व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाय द वे इससे हम प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उल्टा भी बोलते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम कहेंगे वेक्टर परपेंडिकुलर है, मैंने कहा वेक्टर परपेंडिकुलर तो आप कहोगे सर डॉट प्रोडक्ट फिर 0 है। ठीक है, तो होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब जो हम लोग वेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहे हैं उसको समझते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा कि व्हाट इज़ 5 स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 ऐसा लिखिए क्या फ़र्क पड़ता है, दिस इज़ फॉर नंबर्स, नंबर्स के लिए ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं किसी वेक्टर के लिए आपको पूछूँ तो देखिए क्या होगा आपका, एक वेक्टर से ए बार, उसी के साथ मैंने उसका डॉट प्रोडक्ट लेने का डिसाइड किया, सो ए बार डॉट ए बार, ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट ए बार की वैल्यू आएगी आपकी ए की मैग्नीट्यूड दैट इज ए इंटू दूसरे ए की मैग्नीट्यूड दैट इज ए इंटू एंगल बिटवीन ए एंड ए। अब ए और उसी के बीच में क्या एंगल होगा 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 दैट इज 1। तो यू विल फर्दर गेट ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका स्क्वायर यानी कि उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, आपको भले ये चीज़ बहुत ऑर्डिनरी लगे बराबर, लेकिन आपको लगे क्या है उसमें, लेकिन ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। जैसे नंबर में हम लोग लिखते हैं ना कि एक नंबर का स्क्वायर यानी कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो वेक्टर क्वांटिटी में याद रखिए किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर यानी कि उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, बहुत काम की चीज़ है भले ही आपको कितनी ऑर्डिनरी लगे। आप चाहे तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए बार डॉट ए बार इस तरह से भी लिख सकते हो। सो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी एज वेल। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है आई जे के, बाय द वे है क्या आई जे के, आप जानते हो कि हमारे मान लीजिए 3 एक्सेस है, क्या नाम है इन 3 एक्सेस का, सपोज इसको मैंने कहा एक्स एक्सेस, इसको कहा मैंने वाई एक्सेस और इसको कहा मैंने जेड एक्सेस। फिर हमने 3 यूनिट वेक्टर लिए थे, फर्स्ट था अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। अब पॉजिटिव डायरेक्शन को कहा तो एक्स एक्सेस के ऊपर ही लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आपका आई है विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, आई कैप टू बी प्रिसाइज। यहाँ पे जो y की डायरेक्शन में जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम लोग कहते हैं जे कैप, और जो z की डायरेक्शन में जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं के कैप। तो व्हाट इज आई जे एंड के, unit vector along the direction of x axis, y axis and z axis, to be precise positive x axis, positive y axis and positive z axis। अब चलिए सोचते हैं पहले तो इनके डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अगर मैं किसी वेक्टर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दूं, चलो मैंने आपको कहा कि n कैप जो है ना एक यूनिट वेक्टर है यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1 है, उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या आएगा n की मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 है, इनटू दूसरे n की मैग्नीट्यूड दैट इज आल्सो 1, इनटू n और n के बीच में एंगल कितना होता है cos 0, व्हाट इज cos 0 दैट इज आल्सो 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ निकाला हुआ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। तो हियर आई कैन से i इंटू आई इज 1, j into j is 1, k into k is 1 because all I j k are unit vector। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको i
इंटू आई इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा j इंटू जे इज इक्वल्स टू 1 एंड k इंटू के इज इक्वल्स टू 1। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि व्हाट अबाउट टू वेक्टर्स दे आर परपेंडिकुलर, वैसे तो परपेंडिकुलर जब दो वेक्टर होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या है फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। एक वेक्टर मान लीजिए ए दूसरा बी है, तो हम जानते हैं कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू कॉस 90। अकेला कॉस 90 इनका खात्मा करने के लिए सफिशियंट है। कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू वट एवर में भी मैग्नीट्यूड, आंसर कितना आएगा 0। अब ये अगर कोई भी दो वेक्टर के लिए 0 है तो ऑफ कोर्स यूनिट वेक्टर के लिए भी 0 है। तो मैंने बेटा आई और जे, अब गौर से देखो आई और जे यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। उसी तरह जे और के बीच का 90, आई और के बीच का 90। सो एनी टू यूनिट वेक्टर आई जे के में से कोई भी दो लेते हो तो उनके बीच का एंगल 90 है। तो व्हाट इज आई इंटू जे 0, व्हाट इज आई इंटू के 0, what is j into I 0, j into k 0, k into I 0 and k into j that is also equals to 0. So this is a very simple property, इसको रख लीजिए याद। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के टर्म में हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलता है। अब हम इसको बाकायदा प्रूफ भी करेंगे, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे एक वेक्टर है से ए बार और उसको आई जे के फॉर्म में लिख के रखा है, उसके रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट के फॉर्म में लिख के रखा है कुछ इस तरह से ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस से ए जेड इंटू के कैप। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत काम की है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर वेक्टर के कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, आप जानते हो एक वेक्टर है सपोज ए बार, उसके तीन, अगर ऑफकोर्स 3D में है तो तीन कंपोनेंट बनते हैं, ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड ए जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस। उसी तरह से बी एक्स बी वाई एंड बी जेड बी के तीन कंपोनेंट, और खाली इन कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे देता है। अब इसको प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है वैसे, इसका प्रूफ समझने की खाली कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक वेक्टर है से ए बार, और फिर इस वेक्टर को हम लोगों ने 3D में लिखा, उसके तीन कंपोनेंट लिख दिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो उसको कैसे लिखोगे, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस बोलिए ए वाई इंटू जे कैप प्लस बोलिए ए जेड इंटू के कैप, चलेगा। अच्छा, उसी तरह से बी बार और एक वेक्टर है, इसके जो कंपोनेंट है 3D में स्पेस में वो है से बी एक्स इंटू मान लीजिए आई कैप एंड बी वाई इंटू जे कैप एंड बी जेड इंटू के कैप। So here I express vector A and B in terms of their component in 3D space के अंदर। अब मैंने कहा कि बेटा मुझे ना A बार डॉट B बार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बोलोगे चलो बड़ा सिंपल है, बस A की वैल्यू डाल दीजिए। तो आपका आंसर आएगा ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे प्लस ए जेड इंटू के, ठीक है, डॉट B की वैल्यू बताइए, बी एक्स इंटू आई प्लस बी वाई इंटू जे प्लस बोलिए बी जेड इंटू के, चलेगा। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। अब इससे तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई, मैं इसमें से जो नंबर वाला हिस्सा है उसको पहले लिखता हूँ और जो वेक्टर वाला हिस्सा है उसको साथ में लिखता हूँ। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा आई बार डॉट आई बार, फिर उसके बाद वापस ए एक्स से दूसरा वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहोगे सर ए एक्स इंटू बी वाई, और वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर आएगा आई कैप इंटू जे कैप। फिर आगे बताइए ये तीसरे को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको मिलेगा सर ए एक्स इंटू बी जेड, और वेक्टर वाला पार्ट आएगा आई कैप इंटू के कैप, आई इंटू के कैप। अब ये हो गया ए से मल्टीप्लाई करके तीनों को। मैंने कहा कि बेटा बाकी के जो है ए वाई उससे भी मल्टीप्लाई करवाओ, तो ए वाई जे भी तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, ए वाई इंटू बी एक्स, और वेक्टर वाला जो पार्ट है वो होगा जे कैप इंटू आई कैप। उसके बाद मुझे बताइए ए वाई आगे मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा ए वाई इंटू बी वाई, और वेक्टर वाला पार्ट आएगा जे कैप इंटू जे कैप। फाइनली तीसरे टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा ए वाई इंटू बी जेड, और वेक्टर वाला जो हिस्सा है वो होगा आई कैप सॉरी जे कैप इंटू के कैप, ठीक है। अब उसी तरह से ये जो तीसरा वाला हिस्सा है ना ए जेड, वो भी तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए जेड इंटू बी एक्स, वेक्टर वाला हिस्सा मिलेगा के बार
इंटू आई बार, ठीक है। आगे क्या मिलेगा आपको, ए जेड इंटू बी वाई, और वेक्टर वाला जो हिस्सा है वो होगा के कैप इंटू जे कैप। फाइनली आखिरी वाली जोड़ी आप कहोगे सर वो होगा आपका ए जेड इंटू बी जेड, और वेक्टर वाला पार्ट होगा के बार डॉट के बार। अब अभी अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को सीखा है। हमने देखा कि आई इंटू आई वन होता है, जे इंटू जे वन होता है, के इंटू के वन होता है, बाकी सारे जीरो होते हैं। तो वही अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे देखिए मिलेगा आई इंटू आई, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका वन हो जाएगा, जे इंटू जे ये पार्ट वन होगा, के इंटू के ये पार्ट वन होगा, बाकी सारे पार्ट जीरो होंगे। अभी ये जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो, दिस एंटायर टर्म इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो, इवन दिस टर्म जीरो, दिस टर्म जीरो, दिस टर्म, ये सारे टर्म जीरो हो गए, उनको लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हमको सिंपली मिलेगा ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू वन, सो दैट इज एक्स बी एक्स, प्लस उसके बाद मिलेगा ए वाई इंटू बी बाई इंटू वन, ओके, एंड फाइनली ए जेड इंटू बी जेड इंटू वन। तो इस तरह से आपको मिलता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको समझ गए होंगे, याद भी रख लीजिए, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं आपको ये पूछता हूँ कि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने का और एक तरीका मिल गया क्या, आप कहोगे हाँ। तो अभी याद रखिए कि ए बार और बी बार दो वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट दो अलग अलग मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। एक है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ देयर डेफिनेशन, दैट इज ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल थीटा, और दूसरा है यूजिंग द कंपोनेंट फार्मूला, ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस इनटू बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, या आई के कोएफिशिएंट। उसी तरह से वाई कैसे लिख दिया मैंने, उसके बाद ए वाई इंटू बी वाई, उसके बाद ए जेड इंटू बी जेड। तो ऐसे अपने पास अभी डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो दो तरीके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इसकी डेफिनेशन को आप इसके एग्जाम्पल से थोड़ा समझ सकते हो। मान लीजिए कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट फोर्स जो है मान लीजिए इस दिशा में अप्लाई हो रहा है, फोर्स की मैग्नीट्यूड है एफ, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, फिक्स है, एक ही मैग्नीट्यूड है। और इस फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, इस पूरे पॉइंट को, चाहे तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मानिए, और ये जो डिस्टेंस इसको मैंने लिखा एस। अब हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ if a constant force is displacing a object in the direction of force, तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर जो वर्क है ना वो आएगा बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा कब है, बचपन से पढ़ते हुए काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एग्जांपल है, ये कोई पर्सन है, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है। देखो फोर्स इन्होंने मान लीजिए यहाँ पे कोई रस्सी बांधी तो फोर्स तो लगाया इस डायरेक्शन में, ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट तो जाहिर है ऊपर आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट तो ज़मीन को लग के नीचे जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर गौर से देखिए तो इस केस में आपका जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ वापस चाहे तो। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहला सवाल, क्या आप जो भी कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कंप्लीट फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है या उसका कुछ पार्ट एक्ट हो रहा है? आपने जो फोर्स लगाया उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, एफ। आपने जो फोर्स लगाया उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ बार। अब आपका कंप्लीट फोर्स अगर एक्ट होगा तो जाहिर है आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। लेकिन इस केस में आपके फोर्स का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा एक्ट होता है। जो फोर्स का पार्ट एक्ट होता है वो हो गया उसका कंपोनेंट। कैसे निकालते हैं कंपोनेंट? कंपोनेंट हमेशा दो होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे निकालते हैं इनको। वैसे तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में कल, एक बार चलो वापस बता देता हूँ मैं आपको कि मान लो ये आपका कोई फोर्स है एफ, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये दोनों मिलके आप वहीं पे पहुँचते हो। ये जो दूसरा वाला है चाहे तो आप उसको इधर भी लिख सकते हो, मतलब आपको थोड़ा लिखने के लिए कन्वीनियंट होगा। इस कंपोनेंट को थोड़ी देर के लिए मैं एक्स मानता हूँ, इसको वाई मानता हूँ, एंगल थीटा कंसिडर करता हूँ।
थीटा के लिए एक्स एडजेसेंट है और एफ जिसके कंपोनेंट आप बना रहे हो वो हाइपोटेनियस है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखोगे आप एक्स डिवाइडेड बाय एफ एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो एक्स की वैल्यू बन गई एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा, और जो दूसरा है वाई उसकी वैल्यू बन जाती है एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। एक्सप्लेन करने जैसा इसमें कुछ है नहीं है। अब ये एक चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसको थोड़ा देर समझने की कोशिश करते चलिए। एक बार वापस सुनिए, मान लीजिए ये आपका फोर्स है एफ, कुछ भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं इसकी मैग्नीट्यूड सपोज 10 न्यूटन है, लेकिन आपका फोर्स भले ही इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है लेकिन इफेक्ट आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, जो आउटकम है वो आपको मान लो इस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या आपका पूरा फोर्स 10 न्यूटन एक्ट हो रहा है, तो आंसर है नहीं। 10 न्यूटन में से कुछ हिस्सा एक्ट होता है, कुछ पार्ट एक्ट होता है। कितना एक्ट होता है, मान लीजिए ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 यानी कि एफ इंटू कॉस 30 डिग्री इतना एक्ट होगा, और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है वो यहाँ पे आएगा क्योंकि आपका एक तरह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वेस्ट जा रहा है, वो होगा 10 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो आपके जो दो हिस्से बनेंगे वो क्या हो गए, ये होगा 10 कॉस 30 की वैल्यू बताइए √3 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका आंसर आएगा 5√3। 5√3 ये जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है ये हो रही है यूटिलाइज, ये ले रखे जा रही है आपको ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस कर रही है, और ये जो है 10 साइन 30 यानी कि 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू है 1/2 यानी कि 5। तो आपका जो फोर्स था 10 उसके दो कंपोनेंट बने, दो हिस्से बने, जिन हिस्सों की मैग्नीट्यूड, देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी होते हैं, तो आपका जो फोर्स था 10 न्यूटन जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल में एक्ट हो रहा था, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट बना जिसकी मैग्नीट्यूड आएगी 5√3, एक वाई एक्सिस बना जिसकी मैग्नीट्यूड आएगी 5। अब आप ये सोचोगे कि सर ये हिस्से तो 10 के हैं, तो 10 के दोनों हिस्से जो है उनकी टोटल तो वापस 10 आनी चाहिए, तो आपने 5√3 और 5 लिखा, इनकी टोटल तो 10 नहीं आती। बेटा ये वेक्टर है, ये सिंपल एडिशन से नहीं आती, टोटल जो है आती है बाय वेक्टर एडिशन। तो अगर यहाँ पे मैं आपको कहूँ ये 5√3 है, ये जो दूसरा है चाहे तो यहाँ के बदले आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ये 5 है, और अगर आप इन दोनों का रिजल्ट निकालते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो चेक कीजिए इस केस में ये एग्जैक्टली 10 आएगा। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 इंटू 3 कितना आएगा 75, इसका स्क्वायर कितना आएगा 25, इसका स्क्वायर कितना आएगा 100। पाइथागोरस थ्योरम से वो आपको आंसर मिलेगा एज दे आर परपेंडिकुलर, अदरवाइज आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ता, या जो रिजल्टेंट का आपका फॉर्मूला है f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 f2 वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में मैंने आपसे वापस अभी मैं क्वेश्चन वहीं पे लेके आया कि अगर आपका फोर्स F आप एक्ट कर रहे हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कितना है F है, लेकिन क्या F फोर्स एक्ट हो रहा है, नहीं, उसका एक हिस्सा हो रहा है, कौन सा, F इंटू कॉस थीटा। इनडायरेक्ट आप बोल सकते हो कि F इंटू कॉस थीटा वो फोर्स है जो आपका डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस डायरेक्शन का फोर्स है ये F कॉस थीटा, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा वर्क। तो इस केस में वर्क आएगा फोर्स विच प्रोड्यूसिंग द मोशन दैट इज F इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स विच इज S। तो आपका आंसर आ गया F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे बताइए अगर मैं आपको ये पूछूं बेटा F बार डॉट S बार क्या होगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे सर दिस इज F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या ये फॉर्मूला वही है, यस। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपका वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट से आएगा। तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट का आपके लिए एक एग्जाम्पल। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हम लोग बेसिकली वर्क से ला सकते हैं। सो व्हाट इज वर्क, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। अब देखिए ये इक्वेशन की दोनों साइड है, मैं चाहूँ तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। डिफरेंशिएट करना यानी कि रेट ऑफ चेंज फाइंड करना, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना। अगर आपको डेरिवेटिव ये कॉन्सेप्ट में तकलीफ है और ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं, तो हो सकता है कि ये कैलकुलेशन आपके दिमाग के परे चले जाए, समझे ही नहीं। इसलिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि जो मैथमेटिकल बेस पार्ट है उसमें मैंने व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसको देख लीजिए। तो लेट मी डिफरेंशिएट बोथ साइड। मेरा डेरिवेटिव आएगा, अगर पहली स्टेप में मैं लिखूँ तो इस साइड में डेरिवेटिव ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ऑफ F बार डॉट S बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
अगली स्टेप में मैं और क्या कर सकता हूँ, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी जो चीज़ कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रही, उसको आप डेरिवेटिव के बाहर लिख सकते हो। इस केस में ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, ये हमने कंसिडर किया है, तो फोर्स बाहर आएगा। तो आपको मिलेगा द रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एफ बार बाहर डॉट डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। आपका डिस्प्लेसमेंट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, मान लीजिए 1 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुँचोगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर थोड़ी समय के बाद यहाँ पे पहुँचोगे तो डिस्प्लेसमेंट है। तो विथ टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट बदलने वाला है। तो टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर, नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी, उसकी वैल्यू बदल रही है, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब व्हाट इज वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने के रेट को हम बोलते हैं पावर, ये है आपका फोर्स। एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के रेट को चेंज करने को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट इज पावर, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज योर अनदर फॉर्मूला। सो पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट और में से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले को भी याद रख लीजिए। दिस आर सम बेसिक फार्मूला जो हम लोगों ने एज एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस के लिए पढ़े। अब यहाँ पे मुझे लगता है जो भी मैंने आपको समझाया अबाउट स्केलर प्रोडक्ट वो आपको समझ में आ चुका है। अगले वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तक का जितना भी पार्ट पढ़ा है उसको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और इन नोट्स में से जो फॉर्मूले, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको बार बार रिवाइज कीजिए, जब तक वो अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए। नॉलेज होना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, लॉजिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर्मूले याद होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो फॉर्मूला याद करिए, ऑफकोर्स अंडरस्टैंड करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगता है मुझे ये। बाय बाय।